वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में जो सीरीज़ हमारी चल रही थी वो फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन एंड इंट्रिंसिक फीवर की सीरीज़ चल रही थी। अब इस वीडियो में, इसके पहले वीडियो में हमने आपको टाइफाइड, डेंगू और बाकी चीज़ों के बारे में बताया हुआ था, वायरल फीवर और भी चीज़ें बताई थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और फीवर की जो मॉस्किटो बाइट से होता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया एंड अब्रॉड ओवरऑल, द नेम मलेरिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे मलेरिया के कॉज का, मलेरिया के सिम्टम्स का, उसके डायग्नोसिस का, उसके ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन का। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी होगी, सो बी पेशेंट, क्योंकि मलेरिया का टॉपिक इतना वास्ट है कि उसकी साइकिल समझाने में और उसके ट्रीटमेंट कई तरीके से होती है वो बताने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट मलेरिया। अब ये मलेरिया वर्ड आया कहाँ से? मलेरिया वर्ड फर्स्ट कॉइंड आया कि मल एरिया मतलब एयर, मल मतलब खराब, गंदी हवा के कारण ही फैलता है। मलेरिया पैरासाइट हैज बीन विथ अस सिंस द डॉन ऑफ द टाइम। डॉन ऑफ द टाइम मतलब अनंत समय से ये हमारे साथ हैं, कोई ऐसा नहीं है। दे प्रोबेबली ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका अलॉन्ग विद द मैनकाइंड। जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं तो ये बताते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था अफ्रीका से, तो ये भी स्टार्ट हुआ अफ्रीका से। एंड मॉस्किटो के जो फॉसिल्स मिले हैं वो 30 मिलियन ईयर्स ओल्ड मिले हैं। तो ये बताता है, शो दैट द मलेरिया वेक्टर, द मलेरिया मॉस्किटो वाज प्रेजेंट वेल बिफोर द अर्लीस्ट हिस्ट्री, कि जितनी भी पहले के रिटन हिस्ट्री है उससे पहले से ये मच्छर है, मलेरिया का वेक्टर है। दैट मीन्स वेक्टर है तो जाहिर सी बात है मलेरिया भी होगा। ठीक, अब मलेरिया मैन, हिपोक्रेट्स एंड मलेरिया। ये हिपोक्रेट्स एक फिलोसोफर थे जिन्होंने कई चीज़ें कॉइन की, कई चीज़ें बनाई थी। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। दैट हिपोक्रेट्स अ फिजिशियन in ancient Greece, today regarded as the father of medicine, was the first described the manifestation of this disease and related them to the time of year and where the patient lived. इन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि जहाँ व्यक्ति रहता है उसके आसपास की जगहों के से और उसके आसपास की चीज़ों से ये रोग फैलता है और इस रोग में क्या क्या लक्षण होते हैं। नेम डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन मल एरिया, दैट फाउल एयर, बैड एयर, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मलेरिया कंटिन्यूज टू बी द मोस्ट मॉडरेट कॉज ऑफ फीवर एंड मॉर्बिडिटी इन द ट्रॉपिकल वर्ल्ड। जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक के आसपास के जो भी रीजन है, सब ट्रॉपिक एरियाज जो भी हैं, अफ्रीकन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हाफ ऑफ द यूरोप, चाइनीज़, ये जो रीजन है पूरे, साउथ अमेरिका, यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से फैलता है, बहुत बुरी तरह से फैलता है और सबसे ज़्यादा लीथल कॉज है ये, जिस कारण से लोगों की जान जाती है। Malaria has been eradicated from Europe, most of the North America, USA, South America, Korea and Japan. Reason of their climate. अब ये हिस्ट्री का पार्ट है। 1918 में चार्ल्स लुई अल्फोंस लार्वन डिस्कवर्ड मलेरिया पैरासाइट, इन्होंने वेटमाउंट में खोजा था। 1883 में मिथाइलिन ब्लू स्टेन आया, 1891 में पॉलीक्रोम स्टेन आया, 1898 में रोनाल्ड रॉस ने फर्स्ट टाइम मलेरिया पैरासाइट का ट्रांसमिशन बताया था ह्यूमन और मॉस्किटो में, नोबेल प्राइज 1902 में। 1948 में एक्सोएरिथ्रोसाइटिक डेवलपमेंट हुआ था, शॉर्ट ग्राहम ने। 55 में WHO ने इसको वर्ल्ड वाइड मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम बनाया था, तब यूजिंग हुआ था DDT, डाइथाइल डाइकार्बो टेट्राजमीन, जो हम लोग यूज़ करते थे अपने गेहूं की चीज़ों में रखने में। बाद में इसको बैन कर दिया बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स। 1970 में मॉस्किटो डेवलप कर गया था रेजिस्टेंस DDT प्रोग्राम में, तो DDT प्रोग्राम फेल हो गया, इसलिए DDT प्रोग्राम को हमने बैन कर दिया। उसके बाद एक मेट्रो कल्चर कराया था मलेरिया पैरासाइट का। अब इंट्रोडक्शन ये है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन डिजीज है, सबसे पुरानी बीमारियों में से एक बीमारी है जो ह्यूमन काइंड के ऊपर, मैन काइंड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। दूसरा, इसका ह्यूज सोशल, इकोनॉमिकल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्टिकुलरली इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। रीज़न, पेशेंट को ये नहीं पता लग पाता कि मुझे मलेरिया का फीवर है, विद चिल्स आता है, वो पेशेंट काम पे नहीं जा पाता, उस पेशेंट किसी से सोशल नहीं हो पाता, पेशेंट आइसोलेशन में रहता है, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, रिकरेंट फीवर होता है उसको। तो इस कारण से मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, उसका वेक्टर होता है मॉस्किटो एनाफिलीज है। जैसे मैंने डेंगू में बताया था, डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसका मच्छर रात को काटता है। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटोज। फीमेल मॉस्किटो, क्योंकि मेल मॉस्किटो बाइट नहीं करते, ये चीज़ बिल्कुल कॉमन समझ लीजिएगा। कोई भी मॉस्किटो जो बाइट करता है दैट इज फीमेल, और फीमेल एनाफिलीज से फैलता है ये। मलेरिया का वेक्टर है एनाफिलीज।
ये उसका डायग्राम है। इस तरह से पियर्स करके ब्लड सक आउट करता है, अपने स्टमक में लेके जाता है और वहाँ पे बैक्टर की साइकिल चलती है जो अभी आगे आएगी। ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। ये जितने भी ट्रॉपिकल के रीजन है, हाफ थोड़ा सा अमेरिका का, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, हाफ ऑफ द यूरोप, इंडिया, चाइना, ये सब कॉन्टिनेंट जितने भी ओरिएंटल रीजन है, ये सारे के सारे इन चीज़ों से त्रस्त हैं, मलेरिया से परेशान हैं। अब मलेरिया इज कॉज बाय पैरासाइट क्लास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे कॉमन है, और भी फैल्सिपेरम और भी चीज़ें आती हैं, which is transmitted by the bite of infected mosquito in the human body. The parasites multiply in the liver and then infect the RBCs. Transmission of malaria do not occur less than 16 degree centigrade and greater than 33 degree centigrade. So जो बहुत ही हॉट एरिया है या जो बहुत ही कोल्ड एरिया है, वहाँ पे ये मच्छर नहीं आएगा, वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। रीज़न, इसका ट्रांसमिशन नहीं होता। 160 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे अगर होगा टेम्परेचर या 33 से ऊपर होगा तो ये मॉस्किटो काम नहीं करेगा, ये मॉस्किटो जनरेट नहीं करेगा। तो ऐसे रीजन जो बहुत ज़्यादा एरिड है, बहुत ज़्यादा सूखे हैं, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और ऐसे रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब डू नॉट अकर 2000 मीटर एल्टीट्यूड, 2000 मीटर से ऊपर के एल्टीट्यूड पे ये नहीं होगा, इसलिए थोड़ा बहुत हिमालयन रीजन में नहीं होता है ये। पैरासाइट कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन caused by the infection by one of the 4 species of Plasmodium falciparum vivax malaria ovary. मोस्ट डेंजरस जो है वो फैल्सीपेरम है। सबसे ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ ये है क्योंकि अगर इससे इन्फेक्टेड होता है पेशेंट तो वो ऑलमोस्ट चांसेस उसके निग्लिजिबल होते हैं बचने के, अगर सही पे ट्रीटमेंट उसको नहीं मिला तो। अब एटियोलॉजी, 4 स्पीशीज़ जो है हैंड को इन्फेक्ट करती हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। बिनाइन टर्शियन मलेरिया, ओवेरी टर्शियन मलेरिया, मलेरिया क्वार्टेरियन मलेरिया, फैल्सीपेरम एंड मेलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया कॉज करता है। फैल्सीपेरम मोस्ट डेंजरस है। फैल्सीपेरम अकाउंट अबाउट 90% ऑफ डेथ ड्यू टू मलेरिया एंड वाइवेक्स इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड स्पीशीज बिकॉज इट exists in the both temperate and tropical climate. The malaria life cycle is complex system which is both sexual and asexual aspect. अब चारों स्पीशीज में प्लाज्मोडियम, ओवेली, मलेरिया एंड फैल्सीपेरियम, इन चारों में सबसे ज़्यादा लीथल फैल्सीपेरम होता है, सबसे कॉमनली कॉज वाइवेक्स होता है क्योंकि वाइवेक्स हर जगह मिल सकता है, ठीक। बट द अगेन लिमिटेशन इज द सेम, बिलो 16 डिग्री एंड अबव 33 डिग्री वो नहीं होगा। मलेरिया की लाइफ साइकिल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स इसलिए होती है कि उसका सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों पार्ट होता है। एसेक्सुअल पार्ट एनाफिलीज मॉस्किटो में होता है, सेक्सुअल पार्ट मेल ह्यूमन में होता है। ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है, चिल्स के साथ फीवर आता है, सडनली फीवर थोड़ी देर बाद डाउन हो जाता है, फिर मलेरिया की अदर साइकिल चालू हो जाती है। ये मलेरिया पैरासाइट का स्ट्रक्चर है जिसमें पैरासाइटिक प्लाज्मा है, मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्टर्स है, पीवीएम चैनल है, आरबीसी मेम्ब्रेन का चैनल है, और ये सिस्टोन एक नॉर्मल पैरासाइटिक स्ट्रक्चर है। नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, जो हर में होता है वो इसमें भी है। अब इवेंट कैसे स्टार्ट होता है ह्यूमन के साथ, हमारे में मलेरिया का पैरासाइट आता कैसे है? तो मैन इंटरमीडिएट होस्ट होता है, मॉस्किटो डेफिनेट होस्ट होता है। मॉस्किटो डेफिनेट होस्ट इसलिए होता है कि वो जो मलेरिया का पैरासाइट है वो मॉस्किटो पे ही मल्टीप्लाई करता है, वहीं कि उसके स्टमक में रहता है। हम इसलिए इंटरमीडिएट होस्ट हैं कि वो थोड़ी देर के लिए हमारे शरीर में आता है, बाद में किसी दूसरे में भी जा सकता है। स्पोरोजाइट्स आर इन्फेक्टिव। हम जो स्पोरोजाइट्स होते हैं वो इनफेक्टिव फॉर्म होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड मलेरिया के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, वो अपने सलाइवरी ग्लैंड से हमारी बॉडी में पियर्स करता है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। डाला स्पोरोजाइट कैपिलरी में गए, लिम्फ वेसल में गए, लिम्फ नोड में चले गए। यहाँ कैपिलरी से लीवर में गए, लीवर में रप्चर हुए, माइक्रोजाइट रिलीज हुआ, फिर आरबीसी में गए, आरबीसी को पेनिट्रेट किया, आरबीसी को तोड़ा, फिर गैमोसाइट बना पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके बाद वापस मच्छर ने काटा तो ये गैमेसाइट स्पोरोजाइट फिर वापस इसमें चले गए, ठीक। ये मलेरिया की हमारी बॉडी में एक रफली स्ट्रक्चर है, रफली साइकिल है। आफ्टर बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो स्पोरोजाइट आर इंट्रोड्यूस इन द ब्लड सर्कुलेशन। अब ब्लड सर्कुलेशन में ये डायग्राम है जिस कारण से ये होता है हमारे यहाँ, ठीक। अब पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड एक बहुत बड़ी चीज है कि कितने दिनों तक वो रहता है। पीरियड ऑफ प्री इरिथ्रोसाइट साइकिल, हमको मच्छर काटा और कितने दिनों बाद हमें बुखार आएगा या कितने दिनों बाद हमारी आरबीसी रप्चर होगी। तो पहला वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 8 डेज का होता है, फैल्सीपेरम का इंक्यूबेशन पीरियड 6 डेज का होता है।
मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 13 to 16 डेज का होता है, ओवेली का इंक्यूबेशन पीरियड 9 डेज का होता है। ऑन मैच्योरेशन लीवर सेल रप्चर लिबरेट माइक्रोसाइट्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब ये इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो जाता है, माइक्रोसाइट इनकी कंप्लीट हो जाती है, माइक्रोसाइट जब इनकी बन जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उस मैच्योरेशन के बाद लीवर से उसको स्ट्रीम में रिलीज करती है, स्ट्रीम से वो आरबीसी में जाती है, आरबीसी रप्चर करती है और हमें बहुत तेज बुखार आता है। ये कंप्लीट साइकिल है। यहाँ से सक किया, ओसाइट कट में गया, स्पोरोसाइट डेवलप हुआ ओसाइट में, वापस स्पोरोसाइट माइग्रेट हुआ, ये उसमें मॉस्किटो वेन की साइकिल है डेफिनेट होस्ट में। सकआउट किया, उसके बाद जो भी oocyte और गैमोसाइट थे वो यहाँ पे गट सेल में गए, गट सेल में जाके स्पोरोसाइट डेवलप हुए oocyte से, oocyte दैट मेल फीमेल, जो भी लास्ट वीडियो स्लाइड में आपको दिखाया था। स्पोरोसाइट माइग्रेट किए सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी ग्लैंड से वापस हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ गए। ठीक है, तो ये मॉस्किटो और उसका साइकिल होती है। अब इसके बाद आते हैं हम सेक्सुअल साइकिल पे मॉस्किटो के। मॉस्किटो की सेक्सुअल साइकिल हम ह्यूमंस के अंदर होती है। ए सेक्सुअल साइकिल हमने आपको बता दी, ए सेक्सुअल साइकिल आउटसाइड हुई। बाकी की जो सेक्सुअल साइकिल होती है वो ह्यूमन होती है गैमोसाइट बनने तक। फर्दर डेवलपमेंट होता है इनका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में। मेच्योर सेक्सुअल फॉर्म आर केपेबल टू द फर्दर डेवलपमेंट इन द मॉस्किटो। जो अभी हमने यहाँ स्लाइड में दिखाया था आपको लीवर वाला, ये इसमें, तो यहाँ जो गैमोसाइट्स बन गए थे मेल एंड फीमेल, ये वापस इनमें जाते हैं, बट जाके ये बनते oocytes तभी हैं जब ये मेच्योर होते हैं। अगर ये मेच्योर नहीं होंगे तो oocytes नहीं बनेंगे। In midgut of microgametocyte develop into a 8 thread-like filamentous structure named microgamete। ये स्टमक में गट में जाके मॉस्किटो के माइक्रोगैमेट्स बनाते हैं। एक माइक्रोगैमेट से एक मैक्रोगैमेट बनता है। मैक्रोगैमेट फर्टिलाइजेशन के बाद मैक्रोगैमेटोसाइट बनता है। मैक्रोगैमेटोसाइट को हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट मैच्योर होता है ओकेनिटी में, ओकेनिटी oocyte बनता है, oocyte मैच्योर होता है लार्ज नंबर स्पोरोसाइट में, 100 से 1000 तक। अब oocyte रप्चर होती है और स्पोरोसाइट रिलीज होता है मॉस्किटो की कैविटी में। मॉस्किटो की कैविटी में रिलीज होकर उसके सलाइवरी ग्लैंड में आता है। नाउ केपेबल टू ट्रांसमिट द इंफेक्शन टू द न्यू लाइफ। ये उसका सिस्टम दिया हुआ है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद द मलेरियन पैरासाइट प्लाज्मोडियम बाइट द ह्यूमन एंड ट्रांसमिट द इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ पैरासाइट इनटू द ह्यूमन। यहाँ पे कट किया, यहाँ पे ये ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ लीवर तक गया, लीवर में इन्फेक्टेड लीवर सेल हुई, लीवर सेल ने इसको मैच्योर हुआ में गैमोसाइट मैच्योर होने के बाद इसको ब्लड स्ट्रीम में रखा हुआ, आरबीसी डिस्टर्ब हुई, आरबीसी डिस्टर्ब होने के बाद अगेन इसने काटा, अगेन ये साइकिल स्टार्ट हो गई। तो ये साइकिल जो मलेरिया की होती है ऐसी ही चलती रहती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है फीवर और शिवरिंग। कोई भी फीवर अगर वो शिवरिंग के साथ नहीं आता है तो वो मलेरिया नहीं है। इसका कॉमन सिम्टम है फीवर, हाई ग्रेड फीवर होगा विद शिवर करेगा पेशेंट को कपकपी के साथ बुखार आएगा। अगर कपकपी के साथ बुखार नहीं आता है तब वो मलेरिया नहीं है, आप मलेरिया को रूल आउट कर सकते हो। देन यू हैव टू गो फॉर अदर डायग्नोसिस। द अटैक बिगेन विद अ फीवर विद द टेम्परेचर राइजिंग एट द हाई एज ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉलिंग अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल आवर्स। A poor general condition, feeling unwell and having headache like influenza, diarrhea, nausea, vomiting often occurs as well। ये कॉमन साइड इफेक्ट है कि जब अटैक आता है, जब रिलीज होता है गैमेटोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम में, जब भी रिलीज होगा तो उस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर बहुत तेजी से राइज करता है एंड टेम्परेचर गो अप टू 103 104 फ़ारेनहाइट और पेशेंट को शिवरिंग आएंगी, चिल्स आएंगी, कपकपी लगेगी। कपकपी के बाद कुछ समय के बाद, कुछ सेवरल आवर्स के बाद, 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा एक रिकरेंट साइकिल चलती है। उस साइकिल में उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा, अगेन फिर 12 घंटे बाद उसको उसी तरह का बुखार आएगा। पुअर कंडीशन रहेगी, पेशेंट फील अनवेल फील करेगा, पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें कॉमन है इनमें। बट अगेन फिर से बता रहा हूँ, अगर फीवर के साथ चिल्स नहीं आएगा तो आप किसी भी प्रकार से उसको मलेरिया ट्रीट नहीं करेंगे, उसके लिए अदर डायग्नोसिस पे काउंटर करेंगे। Symptoms often associated with the malaria are due to the bursting rust vessels and clogged capillaries in the major organ. Infection occur when an infected Anopheles mosquito feeds on the individual, releasing sporozoite into the bloodstream. Mosquito can carry more than one species and can infect people with more than one species. अब इसमें क्या है कि एक मॉस्किटो एक ही स्पीशीज का लेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। एक मॉस्किटो मल्टीपल स्पीशीज को कैरी कर सकता है और एक पर्सन जो मलेरिया के 4 स्ट्रैंड हैं
वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवियल, ये चारों में से किसी 2 या 3 से इन्फेक्टेड हो सकता है। तो यू हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंगली जब तक उसका प्रॉपर डायग्नोसिस आप नहीं करा लेते हैं तब। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेशन क्या है? ब्रॉड में फीवर आएगा, स्वेटिंग होगा, अनीमिया होगा, स्प्लीनोमेगाली होगा, इरिटेबिलिटी आएगा, पेशेंट कोमा में जा सकता है, हेमोरेजेस हो सकते हैं, अलीज मलेरिया शॉक लाइक सिंड्रोम होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कतें आएंगी। अब एक मलेरिया का पार्ट होता है सेरिब्रल मलेरिया, जब बुखार दिमाग में चला जाता है, मलेरिया का पैरासाइट ब्रेन में चला जाता है, एंड दैट कंडीशन इज ऑलमोस्ट लीथल। या तो पेशेंट पैरालाइज्ड हो जाएगा या तो पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा। Malignant malaria can be infect the brain and rest of the central nervous system. It is characterized by the change of the level of consciousness, convulsions and paralysis. Complication क्या होता है? Hyperpyrexia होता है, कोमा में लीड करता है, पैरालिसिस अदर कॉम्प्लिकेशन होता है, ब्रेन अपीयर्स कंजेस्टेड, जो ब्लड होता है वो थक्का जमा जमा ब्लड पता लगेगा, कंप्लीट नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाएगा, पेशेंट पैरालाइज्ड हो जाएगा या तो कोमा में चला जाएगा या सपोजली लीड टू डेथ हो जाएगा पेशेंट। अब कितने देर तक इन्फेक्ट रह सकता है कोई पर्सन किसी मलेरिया वायरस से या मलेरिया के इन्फेक्टेड वेक्टर से? तो कितने भी साल तक। जैसे डेंगू में था अप टू द इनफाइनाइट टाइम, इसमें भी अप टू द इनफाइनाइट टाइम। अब वो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेन, जैसे विदाउट ट्रीटमेंट लेस देन 1 ईयर, फैल्सिपेरम 1 साल से कम रहता है, बट अगर 1 साल तक अगर आप ट्रीटमेंट नहीं कराते तो फैल्सिपेरम बचे ना बचे, पेशेंट नहीं बचने वाला। सेकेंड, बट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेली परसिस्ट करते हैं हाइपोनोजाइट, जब डिसअपियर हो जाते हैं ब्लड से। ये जब भी इनका पीरियोडिक रिलैप्स होता है 5 साल बाद ही वापस आ जाते हैं वाइवेक्स ओवेली। मलेरिया जो होता है ये 40 साल तक रहता है। पैरासाइट सर्वाइव इरिथ्रोसाइट की लीवर, इरिथ्रोसाइट जो लीवर होता है, इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं लीवर में, पैरासाइट वहीं पे चुपचाप पड़ा सर्वाइव करता रहता है अपने फेवरेबल कंडीशन आने के लिए। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम 1 साल से कम समय तक खत्म हो जाता है, मगर इशू ये है कि इतना बड़ा लीथल वो कॉज करता है कि वो पेशेंट 1 साल तक जीता ही नहीं है विदाउट ट्रीटमेंट, जब तक कि आप उसको ट्रीट ना करें। वाइवेक्स ओवेली ये हाइपोजाइट्स रिलीज करते हैं, हाइपोजाइट्स चुपचाप ब्लड स्ट्रीम में पड़े रहते हैं, हर 5 साल बाद इनका रिकरेंस होता है। मलेरिया 40 साल तक आपका ब्लड स्ट्रीम में ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब स्टेज 1 क्या है? हाउ मलेरिया प्रेजेंट क्लिनिकली। अगर कोई पेशेंट आपके क्लिनिक्स में आया, आपके ओपीडीज में आया, तो कैसे वो खुद को प्रेजेंट करेगा कि हाँ सर हमको ये बीमारी है या हमको इस तरह का हो रहा है। जब वो सिम्टम्स बताएगा तो आप कैसे डायग्नोस करोगे? तो 3-4 स्टेजेस होती है। पहला स्टेज है चिल्स फॉर 15 मिनट टू 1 आवर, कॉजेज ड्यू टू द रप्चर फ्रॉम द होस्ट रेड ब्लड सेल्स स्पेशली इनटू द ब्लड, प्रेजेंट विथ नोजिया, वोमिटिंग एंड हेडेक। नोजिया, वोमिटिंग और हेडेक के कारण ये पेशेंट आपको करेगा 15 मिनट से 1 घंटे में तो उसको कपकपी लगेगी, बहुत तेज बुखार आएगा। स्टेज 2 पेशेंट में रीच अप टू 40 डिग्री, जो अभी बताया 104, 105 डिग्री फॉरेनहाइट, सेवरल आवर्स तक रहेगा। स्टार्ट इन्वेडिंग न्यू रेड ब्लड सेल, नई रेड ब्लड सेल्स को जब तक वो इन्वेड नहीं कर लेता तब तक वो ऐसे बना रहेगा। स्टेज 3 में पेशेंट स्टार्ट स्वेटिंग, कंक्लूड द एपिसोड साइकिल आर फ्रीक्वेंट, इनकॉर्मस प्रॉक्सिमस अकर एवरी 48 to 72 आवर्स। तो 42 से 72 आवर्स तक पेशेंट का जो मलेरिया का जो साइकिल होता है, मलेरिया जो वेक्टर होता है उसका वो कंप्लीट होगा। साइकिल कंप्लीट होने के बाद हर 48 से 72 घंटे में पेशेंट को सेम सिम्टम्स आएंगे, अनटिल अनलेस ही और शी विल नॉट बी गेट ट्रीटेड तब तक। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान देना है। कभी कभी टेम्परेचर में एक्सीड कर जाता है 41 तक, दैट इज़ 106 डिग्री फॉरेनहाइट। तो 106 डिग्री फॉरेनहाइट वैसे भी लीथल कंडीशन होती है। अब लैब डायग्नोसिस पे आते हैं मलेरिया की। लैब डायग्नोसिस कैन बी मेड थ्रू माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ थिक एंड थिन ब्लड सीमर। अब ब्लड सीमर कैसे बनाते हैं? एक स्लाइड लेते हैं, उस पर हमने एक ड्रॉप गिरा दी ब्लड की, अगर उसको वहीं कोगुलेट होने दिया दैट इज अ थिक सीमर, अगर उसको हमने दूसरी स्लाइड से स्ट्रेप आउट कर दिया दैट इज अ थिन सीमर। थिन सीमर अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह से मलेरिया पैरासाइट दिखाई देता है, थिक सीमर में मलेरिया पैरासाइट नहीं दिखाई देता है। थिक ब्लड सीमर आर मोर सेंसिटिव इन डिटेक्टिंग मलेरिया पैरासाइट and the blood is more concentrated allowing to the greater volume of blood to examine. However, thick semer are more difficult to read. जो मोटे सीमर होते हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है रीड करने में। अब माइक्रोस्कोप में जानते हैं तो गेम्सा स्टेन आता है, जो अभी मैंने बताया था हिस्ट्री में कि ये साइंटिस्ट ने खोजा था। मलेरिया पैरासाइट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय एग्जामिनिंग अंडर माइक्रोस्कोप अ ड्रॉप ऑफ पेशेंट ब्लड spread out as a blood semer on the microscope slide. Prior to the examination, the specimen is sprayed with a
गिव्स अ स्टेन टू गिव द पैरासाइट अ डिस्टिंक्टिव ऑरेंज कलर का डिस्टिंग्विश अपीयरेंस आता है। इस टेक्निक को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है मलेरिया का, हर लैब में यही यूज़ किया जाता है ऑलमोस्ट। जब वो गोल्डे या लोइश गोल्डिश कलर का वो पैरासाइट हमको दिख जाता है तो हम मान लेते हैं हाँ ये मलेरिया है। दूसरा जो एडवांस सिस्टम है वो क्यूबीएस सिस्टम, क्यूबीसी सिस्टम है। क्यूबीसी सिस्टम रैपिड और प्रिसाइज मेथड डायग्नोसिस का है। इसमें क्या होता है, सिंपलेस्ट है, सेंसिटिव मेथड है। मलेरिया, बेबियोसिस, थायरोकोनोमालिसिस, फाइलेरियासिस, रिलैप्सिंग फीवर, बेबियोसिस, ये आप ये सारे इस क्यूबीसी सिस्टम से डायग्नोस कर सकते हैं। अब ये प्रिंसिपल होता है क्यूबीसी का, हमने ब्लड स्ट्रेन ले लिया, ब्लड स्ट्रेन रख लिया, अब थिक लेयर बना ली, ठीक। अब रीजन वाइज उसको देखते चलते हैं। थिन लेयर की ग्रेनुलोसाइट लेयर है, स्नोफिल्स की है सम स्पीशीज में, मेच्योर सेक्सुअल फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, लिम्फोसाइट्स हैं, गैमेटोसाइट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, प्लेटलेट की लेयर आई, प्रोसीजर प्लास्टिक फ्लोट आया, फिर प्लाज्मा आया, फिर बोर कैपिलरी आई। तो आप ब्लड लेके उसका सीमर बना के ये लेयर वाइज उसको क्यूबीसी सिस्टम में चेक कर सकते हैं। अदर लेबोरेटरी फाइंडिंग्स आती है कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आता है। जब इन्फेक्शन होता है तो जाहिर सी बात है जो लीवर प्रोटीन्स होते हैं SGO2, SGPT, LT, ST ये बढ़े आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोटीन एंड कास्ट तो यूरिन में आता है, प्लाज्मोडियम सजेस्टिव करता है क्वार्टरनरी फीवर का। फैल्सिपेरियम मलेरिया रीनल डैमेज को कॉज करता है जिससे एल्गोयूरिया हो जाता है, अपीयरेंस ऑफ कास्ट हो जाता है, यूरिन में ब्लड आता है, यूरिन में हेमेच्यूरिया का होता है, प्रोटीनयूरिया होता है। तो ये चीज़ें कॉमन कॉज है उसके साथ में। अब ट्रीटमेंट आज भी मलेरिया का एक बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है जो शुरू से लेके आज तक चला आ रहा है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। क्लोरोक्विनोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। जितने भी ससेप्टेबल फॉर्म्स हैं सारे के सारे, और यही ट्रीटमेंट है, इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। 1.5 ग्राम क्लोरोक्विनोन 3 डेज तक देते हैं एडल्ट्स को, 1.8 ग्राम क्लोरोक्विनिन 4 दिन तक देते हैं एडल्ट्स को। दोनों में से कोई भी रिजीम आप चूज कर सकते हैं। ये चिल्ड्रन डोज टू बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द वेट। बच्चों में हमेशा डोजिंग वेट के अकॉर्डिंगली की जाती है। इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम लीडिंग टू द कोमा नीड टू ट्रीटेड विद क्विनिडीन ग्लूकोनेट टिल द ओरल ट्रीटमेंट इज फीजिबल। अगर कोई पेशेंट कोमा में है तब उसको क्विनिडीन ग्लूकोनेट से ट्रीट करेंगे जब तक कि वो पेशेंट कोमा से बाहर आके फीजिबल नहीं हो जाता ओरल ट्रीटमेंट के लिए। अब वाइवेक्स का क्लोरोक्विनिन रेजिस्टेंट है, इन ऑन राइज, बट क्लोरोक्विनिन ही प्रेफरेबल ड्रग है जब तक कि कोई रेजिस्टेंस स्टैब्लिश ना हो। ये माना जाता है कि क्लोरोक्विनिन से वाइवेक्स रेजिस्टेंस करता है, बट लेटर ऑन ये नॉर्मल हो जाता है। अर्ली डिसीजन ऑफ फैल्सिपेरम ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएट ड्रग से हाईली एसेंशियल है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो रैपिड डिटोरिएशन कराएगा आरबीसी का, कॉम्प्लिकेशन कॉज करेगा एंड पेशेंट डेथ में लीड कर जाएगा। अब रेडिकल क्योर क्या होता है? पैराक्विनिन और 8 एमनिकुलिन एलिमिनेट्स एक्सोएरिथ्रोसाइट फॉर्म, जो रिलैप्सिंग फॉर्म होता है, ये दोनों मेडिसिन उसको बाहर निकालती हैं। अब जैसे यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, ये जिस रीजन में अगर आप जाएंगे तो मलेरिया की सेट मेडिसिन है जो किट के थ्रू आती है, जैसे लरियागो एक मेडिसिन आती है, एक फ्लैसिगो इंजेक्शंस आते हैं। तो ये सेट मेडिसिन आती है और सेट कोर्स में लगता है। फ्लैसियागो इंजेक्शन लोडिंग डोज उसका 120 mg होता है एंड 60 mg उसका लगता है फिर रेस्ट ऑफ द 4 डेज। इसी तरह लरियागो की किट आती है, उसमें ऑलरेडी मेडिसिन में लिखा रहता है कि किस टाइम पे कौन सी खानी है। तो मेनली यहाँ इस रीजन में यही 2 मेडिसिन चलती हैं और कंपोजिशन सबका सेम है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांड नेम। इंडिविजुअल अगर किसी को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज का डिफिशिएंट है तो उसका पैराक्विनिन ट्रीटमेंट करेंगे ह्यूमैनिटी कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए। गिव लो डोजेज में पीपल लिविंग अगर मेडिटेरियन रीजन में रहता है और सम ब्लैक बॉर्न होता है तो इसमें दिक्कत है। अब वो ट्रीटमेंट जो अगर फैल्सिपेरम रेजिस्टिव है शुड बी ट्रीटेड विद क्विनिन सल्फेट प्लस सिंगल डोज ऑफ कॉम्बिनेशन ड्रग पैरामेथिन एंड सल्फोनाडॉक्सिन। इन दोनों को, सल्फोडॉक्सिन को और पैरामेथिन को मिला के सिंगल डोजिंग दी जाती है। जो भी मैंने बताया लरियागो की टैबलेट, उसमें यही सब मिक्स आती है। अल्टरनेट डेरिवेटिव आपका क्विनिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन या क्विनिन प्लस क्लेंडामाइसिन। नया ड्रग जो है ये कहीं कहीं अवेलेबल है, कहीं कहीं अवेलेबल नहीं है। मेफोल्क्विनिन एंड हालोफ्रांटीन ये कहीं कहीं अवेलेबल है, कहीं कहीं अवेलेबल नहीं होता है। अब मलेरिया का कंट्रोल कैसे करेंगे? द सेम थिंग जो डेंगू में बताया था वही चीज़ मलेरिया में है। मॉस्किटो जनरेट मत होने दीजिए,
कहीं पानी इकट्ठा है तो उसको साफ कर लीजिए, इम्प्रूवमेंट अपनी हेल्थ और हाइजीन को इम्प्रूवमेंट करिए, मॉस्किटो नेट यूज़ करिए, पैराफिन दैट इज अ मॉस्किटो कॉइल्स आते हैं वो यूज़ करिए, क्रीम्स आती हैं जो लगाई जाती हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ करिए, जो कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ मच्छर बहुत हो तो फुल स्लीव के कपड़े पहनिए, लॉन्ग ट्राउजर्स पहनिए, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करिए। ये कॉमन चीज़ें हैं। अब आता है इजी चीज़ों को बचाने के लिए गवर्नमेंट वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करती है। वर्ल्ड मलेरिया डे प्रीवियसली अफ्रीकन मलेरिया डे बोला जाता था, फिर 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन ये माना जाता है कि मलेरिया, उसके वेक्टर, उसके पैरासाइट पे जो भी चीज़ें हैं इस पे एम्फेसिस दे के पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करके इन चीज़ों को रेजिड्यू किया जाता है और रिमूव किया जाता है। एंड दीज आर द टू जेंटलमैन, बिल गेट एंड मेलिंडा गेट। इन्होंने वर्ल्ड वाइडली बहुत ज़्यादा काम किया है सोशल एक्टिविटीज़ में इन चीज़ों के लिए, मलेरिया के लिए, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ में। इन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंस दिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई हैं। अब दूसरी चीज़ कि ये यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए हमने वीडियो बनाया है, एक कॉमन आइडिया दिया है कि मलेरिया क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो इसको आप एज अ ट्रीटमेंट यूज़ ना करके एक आइडिया ले लीजिएगा, बट विदाउट एनी मेडिकल प्रोफेशनल आप किसी को ट्रीटमेंट कराने मत जाइएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारी फीवर की जो सीरीज़ थी, अब 4-5 तरह के फीवर थे, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिए हैं। आप पुरानी वीडियोस पे जाके इसका बैकअप में एक बार देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम किसी नए नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे। अपना टाइम देने के लिए आपका थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा और वीडियो को देखिएगा। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि वीडियो का, इस चैनल का नाम ही है योर डेली डोज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम।